ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में यहां पे बेसिक इलेक्ट्रिकल देख रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन मींस, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, धन आवेशित प्रोटॉन, और उदासीन क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सबसे बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जब इसको बाह्य ऊर्जा मिलती है तो ये अपने कक्ष से क्या हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बोल रहा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, एक परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन, परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं अलग अलग कक्षाओं में, क्या सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो स्वयं परमाणु के अंतर्गत नहीं आता है, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से ढीले रूप से जुड़े होते हैं। तो ये जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक से कैसे जुड़े होते हैं, ढीले रूप से। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना इसका वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड में हम क्या पढ़ते हैं कि ये मान लो नाभिक है, और ये प्रथम कक्ष, फिर ये द्वितीय कक्ष, और ये किसको दर्शाता है, ऊर्जा के स्तर को, ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। तो यहां पे ये नाभिक है, तो नाभिक के समीप जो कक्ष है, प्रथम कक्ष, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सॉरी कम रहेगी, और जैसे से हम बाहर जाएंगे तो ऊर्जा का स्तर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं, यानी कि ये नाभिक के साथ में बहुत ही कम आकर्षण बंध से बंधे होते हैं। यदि इनको बाह्य ऊर्जा मिलती है तो अपने कक्ष से क्या होते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो नाभिक से ढीले रूप से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वही मुक्त होते हैं इसलिए उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि एल्यूमिनियम का गलनांक क्या है। तो मैंने आपको गलनांक सभी धातुओं के लिखाए हैं, है ना, एल्यूमिनियम के फ्यूज में लिखवाए हैं मैंने आपको कि एल्यूमिनियम का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, सिल्वर का कितना होता है। तो ये गलनांक भी क्वेश्चन में आते हैं। तो एल्यूमिनियम का गलनांक लगभग कितना होता है, तो कहीं 660 होगा, कहीं से 665 दिया होगा। तो इसके लगभग लगभग इसका गलनांक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ समझने का है नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 9 ओम के प्रतिरोध के मध्य से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 36 वोल्ट है। तो 9 ओम का ये प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें आपको धारा निकालनी है, और इसके सिरों के मध्य का विभवांतर आपको कितना दिया है, तो क्या है, ओम का नियम। तो ओम के नियम से हम धारा निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, V अपॉन आर। तो V का मान कितना है, R का मान कितना है, तो कितनी धारा आ जाएगी, 4। तो कुछ है नहीं विशेष, सिर्फ ओम का नियम लागू होगा इसमें, है ना। इसमें देखिए 10 ओम के प्रतिरोध, कोई 10 ओम का प्रतिरोध है ये, और 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य का विभवांतर क्या होगा। अब बोल रहा है विभवांतर निकाल लो आप, ठीक है, इसको निकालो। विद्युत धारा आपको दे दिया है कि विद्युत धारा है 3.5 एम्पियर। तो ओम का नियम V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो 3.5 गुणित 10, तो कितना हो जाएगा, 35 वोल्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये 35 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए,
परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलम्ब के आवेशों को कितना समय लगेगा यदि बिंदु के माध्यम से बहती विद्युत धारा 8 एम्पियर है। तो कोई परिपथ है यहाँ पे ये, ठीक है, किसी बिंदु को पार करने के लिए कितने आवेश यहाँ पे हैं, 40 कूलम्ब के आवेश हैं। कितना समय लगेगा यदि धारा का मान कितना है, यहाँ पे 8 एम्पियर है। तो धारा है 8 एम्पियर में, तो हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। ठीक है, ये सूत्र है आवेश का कि आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय। तो यहां पे धारा किस में होती है, एम्पियर में, और समय किस में होता है, सेकंड में। ठीक है, तो हमको समय को सेकंड में ही निकालना है, तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा धारा हो जाएगा। तो आवेश कितने दिए हैं, 40 कूलम्ब के, धारा कितनी है, 8 एम्पियर की, तो समय कितना लगेगा, 5 सेकंड का समय लगेगा। समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सूत्र हो जाता है आवेश, है ना। आवेश को ही क्या बोलते हैं, विद्युत की मात्रा इसको बोलते हैं, है ना, विद्युत की मात्रा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पावर। अच्छा, हिंदी में दिया है, एक 16 ओम प्रतिरोध द्वारा 6 विद्युत शक्ति यानी खर्च की गई विद्युत शक्ति का निर्धारण वॉट में करें जब प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टेज अंतर कितना है। तो इस प्रकार से एक प्रतिरोध है, ये 16 ओम का, सिरों के मध्य 32 वोल्ट है। ठीक है, तो इसकी शक्ति निकालनी है। तो शक्ति का वह सूत्र जिसमें प्रतिरोध भी होता है और वोल्टेज भी होती है, तो क्या होता है वो, V² बटा R। तो 32 गुणित 32 बटा क्या हो जाएगा, 16। तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएंगे ना ये सब क्वेश्चन। सरल सरल है ये सब, बस अच्छे से पढ़ना है। कौन सा सूत्र लागू होगा, बस उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किस प्रकार के प्रतिरोध को थर्मिस्टर कहते हैं। तो थर्मिस्टर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एनटीसी। तो एनटीसी का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, है ना। कल भी बताया था मैंने कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक किस किस का होता है। तो अर्धचालक बताया था, अचालक या कुचालक बताया था, विद्युत अपघट्य, ठीक है, थर्मिस्टर, कार्बन प्रतिरोध। तो इन सब का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो एनटीसी इसका आ जाएगा यहाँ पे। वैरिस्टर क्या है, वोल्टेज पर निर्भर करने वाला प्रतिरोध है। एलडीआर क्या है, लाइट पर निर्भर करने वाला, प्रकाश पर निर्भर करने वाला प्रतिरोध है ना। और पीटीसी कौन होता है, तो पीटीसी शुद्ध धातुएं और मिश्र धातुएं होती हैं, उसके अलावा पीटीसी कोई नहीं होता है, शुद्ध धातुएं और मिश्र धातुएं होती हैं। इसमें देखिए, विद्युत रोधन प्रतिरोध की जांच के लिए सबसे उपयुक्त वैद्युत आपूर्ति है। ठीक है, फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द मोस्ट सुटेबल इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो यदि हम इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापेंगे तो उसको मापने के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत आपूर्ति कौन सी होती है। तो इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने की कौन सी विधियां हैं, इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने की कौन सी विधि है, कैसे मापोगे इंसुलेशन के प्रतिरोध को। कैसे मापेंगे भाई, मेगर, भूल गए, मेगर का प्रयोग काहे को करते हैं, इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए, है ना। तो मेगर में क्या होता है, हाथ से घुमाने वाला एक जनरेटर होता है। उस जनरेटर को क्या बोलते हैं, कौन सा जनरेटर है वो, पीएमडीसी, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है वो, यानी स्थायी चुंबक दिष्ट जनित्र होता है वो। आगे बात में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीसी सप्लाई का ही प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध को मापने के लिए। क्यों करेंगे भाई, एसी सप्लाई क्यों नहीं कर लेंगे,
क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो डीसी धारा होती है वो चालक के पूरे क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होकर प्रवाहित होती है। तो इसीलिए हम डीसी धारा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रतिरोध को मापने। जरूरी नहीं है इंसुलेशन, चालक का भी प्रतिरोध यदि मापना है, किसी का भी प्रतिरोध मापना है, तो प्रतिरोध मापने के लिए हम कौन सी सप्लाई का यूज करेंगे? डीसी का ही यूज करेंगे। कारण क्या है? डीसी जो है पूरे क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होकर, एसी में क्या होता है, स्किन प्रभाव पड़े हो कि भाई एसी धारा जो है वो तो चालक के केंद्र से प्रवाहित नहीं होगी, उसकी सतह से होकर प्रवाहित होगी। तो यदि एसी धारा प्रवाहित करेंगे तो हमको तो इतने ही क्षेत्रफल का प्रतिरोध मिलेगा ना, जहां से धारा प्रवाहित हो रही है उतने ही क्षेत्रफल का प्रतिरोध की गणना कर पाएंगे हम। यहां से तो 20 से धारा प्रवाहित नहीं होती ना, किसके कारण नहीं होती है? इसको क्या प्रभाव बोलते हैं? स्किन प्रभाव। तो स्किन प्रभाव के कारण हम पढ़ते हैं कि एसी प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो एसी प्रतिरोध जो होता है वो 1.6 गुना होता है किसका? तो यदि हम डीसी से माप रहे हैं प्रतिरोध, हमको मिल रहा है 10 ओम, और एसी से मापेंगे तो प्रतिरोध कितना मिलेगा? 16 ओम मिलेगा। तो एसी सही मापेगा क्या? नहीं मापेगा, ठीक है, एसी ज्यादा प्रतिरोध बताएगा। आ गई बात समझ में? तो डीसी धारा का प्रयोग ही क्या के लिए करते हैं? प्रतिरोध को मापने के लिए। जैसे व्हीटस्टोन सेतु पढ़ते हो ना, तो व्हीटस्टोन सेतु में कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। केल्विन डबल ब्रिज पढ़े हो, उसमें कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। डीसी पोटेंशियोमीटर है, उसमें भी डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक। तो डीसी सप्लाई का ही प्रयोग करेंगे। एसी सप्लाई का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को। तो जहां पे इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है ना, इनको मापने के लिए किसका माप सप्लाई का प्रयोग किया जाता है? एसी का। याद रहेगा। तो डीसी का प्रयोग काय के लिए करते हैं? प्रतिरोध मापने के लिए, चाहे वो इंसुलेशन का हो, चाहे वो किसी चालक का हो, या किसी भी अन्य चीज का हो, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो कल मैंने बताया था आपको, है ना। मानव शरीर के लिए कान से कान तक का प्रतिरोध कितना होता है? तो हमने पढ़ा था कल कितना होता है। यदि इसी को किलो ओम में देगा तो किलो ओम में बदलने के लिए 1000 से क्या करोगे? तो कितना किलो ओम हो जाएगा? 0.1 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है ना। 1000 ओम किसका होता है? तो मानव शरीर का औसत प्रतिरोध। तो मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है? तो यदि बोलेगा गणना के लिए मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना लिया गया है? 1000 ओम लिया गया। आगे बात समझ में? या बोलेगा गीली अवस्था में मानव त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? तो उसको भी क्या बोलेंगे? 1000 ओम। टू रजिस्टर्स, या हिंदी में बोलते हैं दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जुड़ा हुआ कहा जाता है। दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए कब कहा जाएगा? एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ये श्रेणी में जुड़ा हुआ कब कहा जाएगा? कि जो धारा इससे गुजरेगी, सेम धारा इससे भी गुजरेगी, है ना। जैसे पाइप होता है ना पानी का, कि भाई एक पाइप ये है और इसी के साथ हमने एक दूसरा पाइप जोड़ दिया है, तो जो पानी इस पाइप से गुजरेगा वही पानी इससे भी गुजरेगा। तो जो धारा इससे गुजरेगी वही धारा इससे भी गुजरेगी, भले ही दोनों अलग अलग परिमाण के हों। ये 10 ओम का हो, 20 ओम का, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, और यहां से जा रही है 2 एम्पियर की धारा, तो 10 ओम वाले से भी 2 एम्पियर जाएगी और 20 ओम वाले से भी 2 एम्पियर जाएगी, क्योंकि वो कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी में कब बोलते हैं? जब उनमें प्रवाहित धारा एक समान होती है, ठीक है। तो दोनों से समान धारा गुजरती है, यही सही आएगा। दोनों समान मान, बोल रहा है समान मान को वहन करते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि समान मान को, समान धारा ज्यादा उपयुक्त आंसर वहां पे होता है, ठीक है। कुल धारा, तो बाकी तब तो ऐसे ही दिया हुआ है वहां पे, है ना। तो मेन क्या है आपको याद रखना है? श्रेणी में किसका मान समान होता है? धारा का। समांतर में किसका मान समान होता है? वोल्टेज का।
ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम का नियम उपयुक्त नहीं होता है, मतलब ओम का नियम किसके लिए लागू नहीं होगा। तो हम पढ़ते हैं किसके लिए लागू नहीं होता है, अरेखीय। तो जो अरेखीय परिपथ होते हैं या अरेखीय युक्तियां होती हैं या पदार्थ होता है, तो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, केवल किसमें होता है, रेखीय परिपथ में। तो ये अरेखीय कौन होता है, तो जैसे कि अर्धचालक है, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। जेनर डायोड है, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। कार्बन प्रतिरोध है, थर्मिस्टर है, विद्युत अपघट्य है, निर्वात नलिका है, डिस्चार्ज ट्यूब है या डिस्चार्ज लैंप है। जैसे एलपीएसवी लैंप पढ़ते हो ना, तो डिस्चार्ज लैंप यानी जिसमें गैस भरी होती है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं एलपीएसवी लैंप, तो इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। या हम पढ़ते हैं एचपीएमवी लैंप, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। ट्यूबलाइट यानी फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। जो आपका कार्बन आर्क लैंप होता है, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो इन सब चीजों में ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो यहां पे दिया है वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब में भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। कार्बन प्रतिरोधकों, ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोधकों में भी ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो दोनों में ही नहीं होता है। उच्च वोल्टेज के परिपथ, उच्च वोल्टेज के परिपथ और कम घनत्व वाले परिपथ, ठीक है। तो उच्च वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज से ओम के नियम को कोई दिक्कत नहीं है ना, कि उच्च वोल्टेज में लागू नहीं होगा। ओम का नियम उच्च वोल्टेज में भी लागू होगा, निम्न वोल्टेज में भी लागू होगा, मध्यम वोल्टेज में भी लागू होगा, एसी में भी लागू होगा, डीसी में भी लागू होगा, सब में लागू होगा, ठीक है। कम घनत्व वाले परिपथ, तो घनत्व से भी उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि धारा का घनत्व यदि कम है तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ओम का नियम जो होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रतिरोध जो है वो कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। वो तापक्रम इत्यादि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो कार्बन प्रतिरोध जो होता है ये भी तापक्रम से प्रभावित होता है, तो इसलिए कार्बन में ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो दोनों में नहीं होता है। अब यहां मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में किसी में आया रहा होगा, तो उसने किसने दिया है, टिक किया है उसको, वैक्यूम ट्यूब को दिया होगा, ठीक है। जबकि दोनों है, दोनों में लागू नहीं हो, तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो। बात समझ आ गई ना। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम दावा आपत्ति कर सकते हैं, है ना, तो ये दावा आपत्ति इसमें की जा सकती है। तो मेन आपको ये याद रखना है कि किसमें ओम का नियम लागू नहीं हो। क्या जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं यहाँ पे, है ना। उसमें देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकंड कुड बी यूनिट ऑफ, निम्नलिखित में से किसके लिए एम्पियर सेकंड इकाई होती है। तो एम्पियर सेकंड अभी मैंने बताया था किसकी इकाई होती है, ठीक है। तो ये क्या है, आवेश, और आवेश बराबर क्या है, एम्पियर। धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड। तो ये इसकी इकाई यहां पे होती है, ठीक। तो आवेश की इकाई होती है। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, 1/हेनरी या इनवर्स हेनरी उसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर रिलक्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, तो रिलक्टेंस को बोल सकते हैं एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसकी इकाई होती है। पावर की इकाई तो सबको पता है क्या होती है, वॉट। और यदि वो यांत्रिक पावर है तो उसकी क्या होती है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर होती है ना। अश्व शक्ति किसकी होती है, यांत्रिक पावर की होती है। विद्युत शक्ति को हम ज्यादातर वॉट में नापते हैं ना। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। तो जूल कौन सी इकाई है ऊर्जा की, एसआई इकाई।
तो सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो यांत्रिक हो, चाहे वो विद्युतीय हो, चाहे वो ऊष्मीय हो, है ना, किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है उसकी एसआई इकाई क्या है, जूल है। और एक जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, एक जूल किसके बराबर होता है, हाँ, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। या फिर जो एक वॉट सेकंड है, एक वॉट सेकंड किसके बराबर होता है, एक जूल। तो एक वॉट सेकंड बराबर क्या होता है, एक जूल। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं ना कि एक किलो वॉट आवर बराबर क्या होता है, 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड, या इसी को क्या बोलते हैं, जूल। तो एक किलो वॉट आवर की जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड, या फिर जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो जूल को यदि अर्ग में बोलेंगे, जूल एसआई यूनिट है, और अर्ग कैसी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। अब बोल रहा है कि इनमें से सभी जो हैं वॉट के समतुल्य हैं, खालिस्तान के अतिरिक्त, किसको छोड़ के सभी वॉट के समतुल्य हैं। तो पावर का सूत्र P इज इक्वल टू क्या होता है, सही बोल रहा है ये, है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर का वर्ग गुणित ओम, ओम यानी प्रतिरोध हो गया। ये बोल रहा है कि जो पावर होती है ये होती है जूल प्रति सेकंड, सही बोल रहा है क्या। तो पावर क्या होता है, परिपथ में किए जाने वाले कार्य की दर। तो परिपथ में जो कार्य किया जाता है, कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो कार्य और दर बटे दर यानी क्या आ जाता है, समय। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो कार्य की इकाई क्या होती है, समय की क्या होती है, सही बोल रहा है। तो एक जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एक वॉट बोलते हैं। तो एक जूल प्रति सेकंड ही क्या कहलाता है, एक वॉट कहलाता है। ठीक, एम्पियर वोल्ट, तो पावर का सूत्र तो ये सामान्य सूत्र है कि वोल्टेज और करंट का गुणनफल क्या होता है, विद्युत शक्ति होती है ना। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे पावर बराबर है एम्पियर, क्या ये सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। एम्पियर बता वोल्ट यदि लिखेंगे तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, कंडक्टेंस का, यानी कि चालकता। तो चालकता जो होती है वो किसका अनुपात होती है, करंट और, जैसे हम बोलते हैं ना प्रतिरोध किसका अनुपात होता है, वोल्टेज और करंट का। तो चालकता प्रतिरोध का क्या होती है, उल्टा होती है, चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है। तो यदि इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो चालकता बन जाएगी। समझ में आया। इसमें देखिए, अ रेजिस्टेंस हैविंग रेटिंग ऑफ 10 ओम 10 वॉट इज लाइकली टू बी, एक प्रतिरोध जिसकी रेटिंग 10 ओम 10 वॉट है वो संभवतः क्या है। ठीक है, तो कल भी मैंने इसी तरह से आपको बताया था कि यदि अपन देखेंगे कि जो कार्बन प्रतिरोध है इसकी पावर रेटिंग कितनी होती है, तो 1/10 वॉट से लेके 2 वॉट। तो यदि 10 वॉट है तो कार्बन हो सकता है क्या, नहीं होता है। परिवर्तनीय प्रतिरोध, परिवर्तनीय प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, ये एक रियोस्टेट है, तो इसकी पावर रेटिंग भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और प्रतिरोध भी इसका कैसा होता है, ज्यादा होता है। मेटालिक रेजिस्टेंस, तो मेटालिक रेजिस्टेंस में नहीं आएगा। वायर बाउंड रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा है कि इसकी पावर रेटिंग क्या होती है, 5 वॉट से लेकर के 220 वॉट तक होती है, या 225 वॉट पढ़े हैं शायद, है ना, 225 वॉट तक होती है। तो 5 वॉट से लेके 225 वॉट इसकी रेटिंग होती है ना। तो क्या आएगा, वायर बाउंड। कौन से वायर का प्रयोग करते हैं इसमें, नाइक्रोम के। ठीक है, तो नाइक्रोम के वायर का
या नाइक्रोम नहीं दिया होगा तो यूरेका दिया होगा। टंगस्टन यूरेका एक ही मतलब है। इसके बाद में देखिए, निम्न में से किसी एक का ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो किसका ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, पीटीसी। पेपर क्या है, कुचालक है, अचालक है। अचालक कुचालक का क्या होता है, ये भी अचालक कुचालक है, क्या होता है, ये भी अचालक है कुचालक है, क्या होता है। तो ये सभी हैं अचालक या कुचालक, और ये क्या है, चालक। तो इससे भी हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये अलग श्रेणी में आ रहा है तो उसका मतलब अलग होना चाहिए, ठीक है। तो किसका नहीं होगा, समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप सिर्फ नहीं भी आता है ना तो लॉजिक लगा के उसको बना सकते हो ऑप्शन से, कि सारे ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे, कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग दिख रहा होगा, तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने अभी वर्कशॉप में पढ़ा था इसमें, ठीक है, कि 1 किलोग्राम भार किसको बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम भार किसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम भार का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है ना, जो द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान कितना है उसका 1 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना है उसका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को, ठीक है, पृथ्वी जिस त्वरण से अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो त्वरण होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां पे जो 1 किलोग्राम भार है वो किसके बराबर होता है, तो 9.8, ठीक है, किलोग्राम। इसको हम बोले थे, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम हो गया, ठीक है। और भार को क्या बोलेंगे हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहां पे पढ़ा था कि जो बल होता है, बल, ठीक है, बल को हम क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पढ़े थे कि बल बराबर क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूं, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम किसे दर्शाते हैं, एम से, और त्वरण को किसे दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यदि किसी पिंड पर, कोई पिंड कितना है, 1 किलोग्राम है, और उस पर इतना बल आरोपित किया जाए जिससे कि उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो वो बल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन का बल किसको बोलते हैं, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित करने पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या करेगा, उसमें त्वरण उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो उस बल को क्या बोलेंगे हम, कि वो कितने न्यूटन का होगा, 1 न्यूटन का बल होगा। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आया। तो उसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, तो यदि कोई 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड है और उस पे कोई बल आरोपित करने पर वो उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बोलेंगे कि वो बल कितने न्यूटन का होता है, 1 न्यूटन का बल होता है। समझ में आ गया कि जैसे कोई ये पिंड है और इस पिंड पे हम क्या लगा रहे हैं, एक बल, ठीक है, और इस बल के कारण ये पिंड कितने द्रव्यमान का है, 1 किलोग्राम, और इसमें त्वरण उत्पन्न होना चाहिए कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण यदि उत्पन्न करता है कोई बल, तो वो बल कितने न्यूटन का हो जाएगा, 1 न्यूटन का बल हो जाएगा, ठीक है। अब भार किसको बोलते हैं, तो भार मैंने बताया था, भार, भार का मतलब होता है, इसको हम भार को W से दर्शाते हैं ना, तो भार मतलब होता है कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है और उसको पृथ्वी अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो जब उसमें अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है, ठीक है, उससे गुणा करेंगे। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने तरफ जिस बल से आकर्षित करती है वो बल क्या कहलाता है, भार। तो भार क्या है, बल है,
ठीक है, जो कि वस्तु पर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, पृथ्वी के द्वारा। तो जैसे देखेंगे लोहा है, लोहे का भार आपको ज्यादा लगता है, उतना ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लोगे तो उसका भार कम लगता है। तो कारण है कि लोहे को पृथ्वी अपनी तरफ ज्यादा बल से आकर्षित करती है, तो इसलिए उसका भार ज्यादा होता है। तो भार का मतलब समझ में आया। तो भार क्या होता है, वह बल है ना जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वो इस पिंड का क्या कहलाता है, भार। तो यदि हमको भार की गणना करनी है तो हम कैसे करना करेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान और पृथ्वी अपनी तरफ जो आकर्षित करती है वो क्या होता है, गुरुत्व त्वरण। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये वस्तु का क्या कहलाएगा, भार। तो वस्तु का जो भार होता है, यदि बोल रहा है 1 किलोग्राम भार है, तो इसका मतलब है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 किलोग्राम। और उस पे जो त्वरण उत्पन्न हुआ होगा पृथ्वी द्वारा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, तो वो 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे जो 1 न्यूटन है वो इसके बराबर है यहां पे, ठीक है। तो किसके बराबर है, तो 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर क्या है, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या है, न्यूटन है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, न्यूटन रख सकते हैं। तो न्यूटन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम भार जो होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो 1 न्यूटन होता है, न्यूटन जो है ऐसा यूनिट है। न्यूटन कौन सी यूनिट है, बल की एसआई यूनिट है। और बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का डाइन होता है। तो 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन, ठीक है। इसके बाद में इसको देखिए, टॉर्क। टॉर्क यानी क्या है, बल आघूर्ण। तो टॉर्क या बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, तो टॉर्क या बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे थे टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, तो जैसे कोई वस्तु है और ये शाफ्ट पे लगी है, मोटर के शाफ्ट पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो इस पे इस तरह से क्या लग रहा है, एक लंबवत बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो टॉर्क का मतलब होता है किसी अक्ष के, ये इसका अक्ष हो गया, किसी अक्ष के चारों ओर उसको घुमाने के लिए या उसको ऐंठने के लिए जो बल लगाया जाता है, उस बल को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो बल का जो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। तो बल के मोमेंट को क्या बोला जाता है, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क बराबर होता है बल गुणित दूरी। जैसे कि मान लो इस तरह से, है ना, ये दूरी है और इस पे ऐसा लंबवत कोई बल लगाया जा रहा है, तो ये हो गया बल और ये हो गई अक्ष से दूरी। तो बल गुणित दूरी होती है। अब चूंकि यदि कोई वस्तु ऐसे घूम रही है अक्ष के परितः, तो यहां पे दूरी का मतलब क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो इसलिए हम टॉर्क को बोल सकते हैं बल गुणित त्रिज्या। दूरी की जगह क्या आ गया है, क्योंकि त्रिज्या ही दूरी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे टॉर्क को हम बोलेंगे बल गुणित दूरी, या क्या बोलेंगे, बल गुणित त्रिज्या बोलेंगे। तो जो बल है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। त्रिज्या की इकाई क्या होती है, मीटर। तो टॉर्क की इकाई हो जाएगी क्या, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां पे अब आपको क्या पूछा है, सूत्र पूछा है उसका। तो टॉर्क क्या होता है, तो बल गुणित क्या होती है, त्रिज्या होती है। और मात्रक यदि पूछेगा तो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है।
विच वैरायटी ऑफ कॉपर हैज बेस्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसमें से यांत्रिक सामर्थ्य किस तांबे की होती है ना। तो अभी आपको वो धातुएं पढ़ाया था मैं, धातुओं में, तो धातुओं में मैंने आपको है ना बताया था यहाँ पे कि हम अलग अलग से प्रकार से क्या करते हैं, धातुओं का ट्रीटमेंट करते हैं, उसका उपचार करते हैं, ठीक है। तो हम धातुओं को जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कठोर कर रहे हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, कठोर कर्षित ताम्र, यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर जो होता है वो किस पदार्थ का बनाया जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसकी यांत्रिक सामर्थ्य क्या होती है, ज्यादा होती है ना। उसके ऊपर ब्रश होता है, कार्बन ब्रश ऐसे घूमता है, तो उसमें घिसाव कम्यूटेटर में न हो, ब्रश घिस जाए, ब्रश को हम बदल सकते हैं, कम्यूटेटर को तो नहीं बदल सकते हैं। तो इसीलिए कैसा होना चाहिए, कठोर। तो सबसे ज्यादा यांत्रिक सामर्थ्य किसकी होगी, कठोर की होगी। ढलवा तांबा यानी तांबे की ढलाई करके उसको बनाया गया है, नरम तांबे की तो हो ही नहीं सकती, एनिल्ड की भी नहीं हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज जनरली टर्म्ड एज, ठीक है, विद्युत रूप से आवेशित परमाणु को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई परमाणु है यहाँ पे, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हम पढ़ते हैं कि इसमें प्रोटॉन पे तो धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो दोनों की संख्या बराबर होती है, यदि धन प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे धन आवेशित हो जाता है। तो धन आवेशित हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या बन गया है, धन आयन। यदि कोई दूसरा परमाणु इसके द्वारा मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेशित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या बन गया है, ऋण आयन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण परमाणु क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनायन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण परमाणु क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म, यानी कि विद्युत धारा का जो पारंपरिक प्रवाह होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई परिपथ है और इस परिपथ को जब हम यहाँ पे विभवांतर देते हैं तो इसमें क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो धनात्मक से। तो ये विद्युत धारा का पारंपरिक प्रवाह है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण से धन की ओर प्रवाहित होते हैं और विद्युत धारा का पारंपरिक प्रवाह धन से, ठीक है, तो धन से ऋण की तरफ होता है, ठीक है। न्यूट्रल से फेज, न्यूट्रल से फेज, फेज टू न्यूट्रल, ठीक है। तो इनको पारंपरिक प्रवाह नहीं बोला जाता है। पारंपरिक प्रवाह किसको बोलते हैं, जो धनात्मक से, ठीक है, की तरफ होता है, उसको पारंपरिक प्रवाह बोलते हैं। In a single phase system of supply, which of following is used to test the supply correctly, ठीक है। तो सप्लाई की जो आपूर्ति है सही परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, नियॉन टेस्टर का, या किसका प्रयोग कर सकते हो, टेस्ट लैंप का, दोनों का ही प्रयोग आप कर सकते हो। तो यदि बोल रहा है कि आपूर्ति के एकल कला प्रणाली में आपूर्ति का सही तरीके से परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग कर सकते हो, तो दोनों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। नियॉन टेस्टर का भी प्रयोग कर सकते हो और टेस्ट लैंप का। अमीटर का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, धारा मापने के लिए, और वॉट मीटर का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, पावर यानी शक्ति मापने के लिए, ठीक है। तो यहां पे दोनों ही सही है, आंसर दोनों ही सही है। सही तरीके से परीक्षण करना है तो दोनों के द्वारा हम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा उपयुक्त यदि देखेंगे तो ज्यादा उपयुक्त कौन सा होता है, टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि टेस्ट लैंप से आपको यह भी पता चल जाता है
अब नियॉन टेस्टर है तो उससे आपको लो वोल्टेज है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा। कई बार हमारे यहाँ सिंगल फेजिंग हो जाता है, वोल्टेज घट जाता है, नियॉन टेस्टर से चेक करोगे वो तो दिखा देगा लाइन है, लेकिन वो लो वोल्टेज है कि नहीं नहीं बता पाएगा। तो वो कौन बता सकता है आपको? टेस्टमैन। तो ये इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे अच्छा उपकरण है सप्लाई को चेक करने का। ठीक है, तो क्या आंसर ज्यादा उपयुक्त है इसका? टेस्ट लेंस ज्यादा उपयुक्त आंसर होगा। ठीक है, अब ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम दावा आपत्ति कर सकते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इज, तो ये भी याद रखने वाला है ना, कि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। अभी पढ़े थे किसका? 660 किसका पढ़े थे? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का 660 होता है और सिल्वर का 960 होता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं? त्रिसंयोजी। इसको हम त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में यूज करते हैं, याद है? क्या बनाते हैं इससे? त्रिसंयोजी अशुद्धि से क्या बनाते हैं? पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है, तो त्रिसंयोजी और कौन कौन सी अशुद्धि होती है एल्यूमिनियम के अलावा? गैलियम, इंडियम और बोरॉन। गैलियम, इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, है ना, ये पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो ये त्रिसंयोजी होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ये त्रिसंयोजी यहाँ पे अशुद्धि होती है। ठीक, एल्यूमिनियम में कितना, इसमें कितना होता है? चांदी में, सिल्वर में 1। चांदी की कितनी होती है? 1 होती है। 4 रंग पट्टिका पद्धति में, 4 रंग वाली है पद्धति, प्रतिरोध चौथी पट्टी का रंग भूरा है, तो प्रतिरोध की सहनशीलता क्या होगी? ठीक है, तो भूरे रंग के लिए पूछा है तो हमने पढ़ते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ऐसे पढ़ते हैं। तो ब्राउन इसके लिए 0 पढ़ते हैं, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो इसकी सहनशीलता भी क्या होती है? इसकी सहनशीलता क्या होती है? ये मैंने याद है आपको लिखवाया था। तो ब्राउन के लिए सहनशीलता कितनी होगी? 1% होगी। ठीक है, तो ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए कितनी होती है? 2%, गोल्ड के लिए कितनी होती है? 5%, सिल्वर के लिए 10%, और रंगहीन यानी नो कलर उसके लिए कितनी होती है? 20%। ठीक है, अब यहां पे कॉपर का दे दिया है तो सभी के मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं ना। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया यहाँ पे? 1085 हो गया कॉपर का। ठीक, 660 हो गया किसका? एल्यूमिनियम का। और 960 किसका हो गया? सिल्वर का। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ गुड कंडक्टर इज, अच्छे चालक का क्या गुण होता है? तो अच्छे चालक में क्या गुण होता है? तो अच्छे चालक में क्या गुण होता है? तो अच्छे चालक में क्या गुण होना चाहिए? तो उच्च चालकता होनी चाहिए। उच्च चालकता को ही क्या बोलोगे? निम्न प्रतिरोधकता। चालकता का उल्टा प्रतिरोधकता। ठीक है, ये गुण होना चाहिए अच्छे चालक में। ठीक है, निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए, है ना, तापक्रम के कारण उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो ये गुण होने चाहिए। तो यहां पे देखेंगे कुछ भी विशिष्ट प्रतिरोध, मध्यम विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का मतलब एक होता है। इंग्लिश में उसको रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यही आंसर यहां पे आएगा। तो 2 गुण याद रखना है, उच्च चालकता यानी निम्न प्रतिरोधकता, और दूसरा क्या होता है?
निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑन इलेक्ट्रोलाइट इज एग्जिबिट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पर ऊष्मा के अनुप्रयोग से क्या पता चलता है। तो मैंने बताया कि विद्युत अपघटीय, इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या होता है, विद्युत अपघटीय। तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यदि आप इसके तापक्रम को बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका तापक्रम बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ऊष्मा के अनुप्रयोग से क्या बताएगा, तो बताएगा कि धनात्मक, नहीं बताएगा। इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, होता है। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, प्रतिरोध तो घटेगा। ठीक है, तो क्या बताएगा, ये ऋणात्मक ताप गुणांक बताएगा। ठीक है, heat in a conductor is produced on the passage of electric current due to, एक चालक में ऊष्मा का उत्पादन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर खालिस्तान के कारण होता है। तो ऊष्मा का उत्पादन का मतलब क्या है, आई स्क्वायर आर हानि। जितनी ये हानि होती है इसी के समतुल्य क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जितने समय तक होगी तो समय से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जूल लॉ, जूल का नियम। आई स्क्वायर आर टी क्या कहलाता है, जूल का नियम। और जूल के नियम से हमको क्या पता चलता है कि कितनी ऊष्मा का उत्पादन वहां पे होता है। तो यहां पे चालक में ऊष्मा का उत्पादन किस प्रभाव के कारण होता है, प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोध ही क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रेरक करता है क्या ऊष्मा उत्पन्न, या संधारित्र करता है क्या ऊष्मा उत्पन्न, नहीं। ये दोनों पावर खर्च नहीं करते हैं। पावर खर्च कौन करता है, प्रतिरोध, तो वही ऊष्मा उत्पन्न करता है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यही ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न करेगा। तो प्रतिघात नहीं करेगा, धारिता नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगा। कौन करता है, केवल प्रतिरोध ही ऊष्मा उत्पन्न करता है। और यदि इसमें बोलता कि चालक में ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, तो चालक में ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, तो इसलिए उत्पन्न होती है कि चालक में क्या होते हैं, ऐसे धन आयन होते हैं इसमें, याद आ रहा है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं, टकरा के अपनी ऊर्जा को यहां नष्ट कर रहे हैं, फिर गतिशील होते हैं, फिर टकराते हैं इससे, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आयन से क्या करते हैं, धन आयन से क्या करते हैं, टकराते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। तो उनकी ऊर्जा जो है यहाँ पे क्या होती है, नष्ट होती है, और वही ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है। तो ये इसका होता है भौतिक फिनोमिना, इसको बोलते हैं, है ना, फिजिकल फिनोमिना इसको बोला जाता है, कि भौतिक आधार क्या है ऊष्मा के उत्पन्न होने का। तो चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धन आयन से जाके टकराते हैं, तो इसके कारण वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब जो दो चीज टकराती हैं तो क्या होगा, है ना, ऊष्मा उत्पन्न होगी। द इंसुलेशन ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्रोवाइडेड, तो बोल रहा है एक धारावाही चालक पर विद्युत रोधन प्रदान किया जाता है। तो सिंपल है कि भी कोई भी धारा प्रवाही चालक है तो इस पे आप इंसुलेशन यानी अचालक क्यों लगाते हो, विद्युत से आपको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करेगा। जो रिसाव धारा है उसको अर्थ में जाने से रोकेगा, इसीलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रिसाव धारा को रोकता है, ये भी अच्छा बात है। ठीक है, बिजली के झटके को रोकता है, ये भी बात है। दोनों, तो दोनों सही है ये, है ना। तो दो काम करेगा, एक तो विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करेगा और रिसाव धारा लीकेज करंट को अर्थ में जाने से रोकेगा। ठीक है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, बोल रहा है चालक पर प्रदान की गई विद्युत रोधन की मोटाई खालिस्तान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो विद्युत रोधन की जो मोटाई है वो किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज के परिमाण पर। तो चालक के ऊपर में कितना मोटा हम कुचालक लगाएंगे ये किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर। चालक का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, प्रवाहित धारा के सामर्थ्य पर निर्भर करता है।
तो चालक की वोल्टेज के परिमाण पर निर्भर करता है इंसुलेशन की मोटाई। धारा प्रवाहित होने वाली धारा क्या निर्धारित निर्धारित करती है? चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों तो नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? इसके बाद में देखिए, एक जो है 500 वॉट 220 वोल्ट का बल्ब है और उसको हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं? पावर कंजम्पशन बाय बल्ब विल बी, तो पावर जो है वो बल्ब कितनी खर्च करेगा, बात समझ में आई? तो कितने वॉट का बल्ब है वो? 500 वॉट का है। कितनी सप्लाई दे रहे हैं? तो पावर जो होती है वो, यदि पूरा सूत्र लिखें इसका, तो वी स्क्वायर बटा क्या होती है? यदि प्रतिरोध स्थिर है तो पावर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? वोल्टेज के वर्ग के। तो बोल रहा है कि यदि आप इसको 220 वोल्ट दोगे तो कितनी शक्ति खर्च करेगा ये? और यदि आप बोल रहा है कि हम 220 ना देके 110 दे दें तो क्या होगा? तो वोल्टेज को हमने कितना कर दिया? आधा कर दिया। तो आधे का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी शक्ति भी क्या हो जाएगी? पहले वाली शक्ति का 1/4 हो जाएगी। तो यदि हम इसका 1/4 लेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो कितनी शक्ति खर्च करेगा वो? 125 वॉट शक्ति खर्च करेगा। तो सिंपल याद रखना है कि शक्ति जो होती है, यदि प्रतिरोध स्थिर होता है तो शक्ति जो है वो वोल्टेज के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वोल्टेज को यदि हम आधा करेंगे तो शक्ति क्या होगी? 1/4 हो जाएगी, क्योंकि आधे का वर्ग क्या होता है? 1/4 होता है ना। तो 125 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन लैंप डैश एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। तो टंगस्टन लैंप का प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा? तो यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, लैंप की वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी? पावर। पावर का मतलब क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा बढ़ जाएगी। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन में क्या होता है? पीटीसी, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो यदि वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ऊष्मा बढ़ रही है, तो ऊष्मा मतलब तापक्रम बढ़ रहा है, तो तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो तापक्रम क्या होता है? उसका बढ़ता है, और तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो समझ में आ गया? तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो तापक्रम बढ़ेगा, तापक्रम बढ़ेगा तो, क्योंकि टंगस्टन में पीटीसी होता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस्ड। तो यदि किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होती है? तो ये पूछना चाह रहा है कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। किसी चालक तार से हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि किसी हीटर से हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है? ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मीय प्रभाव हो गया। यदि किसी बल्ब से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है, तो दीप प्रभाव हो गया इसका। ठीक है, तो ये सभी प्रभाव किसके होते हैं? विद्युत धारा के। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का आपका चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का आपका दीपीय यानी कि इनकैंडेसेंट इफेक्ट होता है, विद्युत धारा का आपका रासायनिक प्रभाव भी होता है ना। फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम पढ़ते हैं ना, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? रासायनिक प्रभाव। ठीक है, क्योंकि यदि किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसके ऊपर में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके ऊपर क्या मुक्त होता है? पदार्थ। तो पदार्थ की मात्रा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के अनुपाती होती है। अब ये देखिए यहां पे, इसको बनाइए आप लोग, तब तक मैं बैठ जाता हूं, थोड़ा बनाओ इसको आप। तो बन गया सबसे। तो सिर्फ क्या करना है? यहां पे प्रतिरोध का अनुपात निकालना। तो पावर का
जो सूत्र होता है P इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बटा आर। तो इसी सूत्र से हम क्या लिखते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई पी होता है। ठीक है, तो दोनों की वोल्टेज कैसी है, समान है। तो वोल्टेज समान है, तो यदि ये पहला वाला होगा तो ये दूसरा वाला होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो R1P1 बराबर क्या हो जाएगा R2P2, क्योंकि दोनों की वोल्टेज कैसी है। तो वी स्क्वायर बराबर होगा R1P1, तो वी स्क्वायर बराबर होगा R2P2। ठीक है, तो यदि हम देखें कि जो पहला वाला बल्ब है कितने वॉट का है, वो 500 वॉट का। दूसरा वाला जो बल्ब है वो कितने वॉट का है, 200 वॉट का। ठीक है, अब इनके प्रतिरोधों का अनुपात लो लोगे तो ये 0 0 तो कट जाएगा, सामने सामने होने से, है ना, ऐसे कट जाता है। तो R1 बटा R2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक, तो कितना अनुपात होगा यहाँ पे, 2:5 हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिए। अब इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हीटर विथ शॉर्ट सर्किटेड हीटिंग एलिमेंट इज टेस्टेड विद अ सीरीज टेस्ट लैंप। द टेस्ट लैंप विल, तो लघु परिपथ तापक अवयव वाले एक ताप को एक श्रेणी, ठीक है। तो लघु परिपथ तापक अवयव यानी कि कोई ऐसा हीटर है, ऐसा हीटर का एलिमेंट होता है ना, तो ये क्या हो गया, ऐसा शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो लघु परिपथ तापक अवयव ये कहलाता है पूरा। ठीक है, तो बोल रहा है हीटर विथ शॉर्ट सर्किटेड हीटिंग एलिमेंट, इसका हीटिंग एलिमेंट शॉर्ट हो गया है, टेस्टेड विद अ सीरीज टेस्ट लैंप। तो इसको हमने क्या किया है, एक टेस्ट लैंप लगा दिया है सीरीज में, और इसको अब हम चेक करेंगे तो क्या होगा। यदि ये शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट होने पे प्रतिरोध इसका क्या हो गया, घट गया। यदि ये शॉर्ट नहीं होता तो प्रतिरोध इसका ज्यादा रहता है। तो यहां पे देखेंगे कि पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर। तो इसका प्रतिरोध अभी क्या हो गया, घट गया है, तो पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पावर बढ़ जाएगी मतलब कि बल्ब का जो प्रकाश है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बल्ब का जो प्रकाश है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू, बोल रहा है कि 1 एम्पियर आवर किसके बराबर होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर आवर किसके बराबर होता है। तो 1 एम्पियर की जो धारा है यदि ये 1 घंटे तक प्रवाहित होगी तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर आवर। 1 एम्पियर की धारा यदि 1 घंटे तक प्रवाहित हो रही है तो 1 एम्पियर की धारा को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर की धारा किसको बोलते हैं, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति सेकंड। तो यदि 1 कूलम का आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर को बोल सकते हैं 1 कूलम प्रति सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो सेकंड और सेकंड क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3600 गुलाम बचेगा, 3600 बचेगा और सी यानी गुलाम बचेगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित हो रही है तो उसको 1 एम्पियर घंटा बोलते हैं। ठीक है, और 1 एम्पियर का बराबर क्या मतलब होता है, 1 गुलाम प्रति सेकंड, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो सेकंड सेकंड कट जाएगा तो क्या आएगा, 3600 गुलाम आ जाएगा।
ठीक समझ में आया? अब इसको देखिए क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो विद्युत के प्रवाह का वेग कितना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, प्रति सेकंड। ठीक है, यदि इसको किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, 10⁻, 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1000, तो इसको लिखेंगे 10⁵, 3 जीरो घटा देंगे, तो 3 जीरो घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये किलोमीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, 1, 2, 3, 4 और एक हो गया 5, तो कितने आ गए यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 10⁸ होता है ना, तो 5 तो आ गया यहाँ पे, तो इसमें से यदि हम 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 5 ही तो बचेगा, तो कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो जो विद्युत की जो गति होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो वेग होता है, वो हम किसके बराबर पढ़ते हैं, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो विद्युत का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो यदि किलोमीटर में बदलना है, तो यदि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, तो उसमें से कितने जीरो घटा दोगे, यहाँ पे 3 जीरो हटा दोगे, जैसे कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, 3 जीरो घटाओगे तो 8 में से 5 ही आएंगे, तो 5 आएंगे, मतलब कि कितना लिखोगे इसको, 3 और फिर कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो। तो यहाँ पे अच्छा ठीक तो आ रहा है, 1 2, मैं इसको छोड़ दिया था, 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, 5 और उसके बाद एक 6 आ जा रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा आपको क्या किया है, कंफ्यूज किया है, किलोमीटर के साथ सेकंड है, किलोमीटर के साथ मिनट है, और किलोमीटर के साथ में घंटा है, तो क्या आएगा इसमें, किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज किया है, सेकंड को हमने मिनट में चेंज किया है क्या, नहीं चेंज किया है। तो लगभग लगभग इसी मान के आसपास जो वैल्यू है उसको हम सही मानेंगे। ठीक है, मेरे से एक छूट गया था इसमें। तो इसके बाद में देखिए, विच वन अमॉन्ग एल्यूमिनियम, कंस्टेंटन, मरकरी, कार्बन हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, इसमें से किसकी रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, इसमें से सबसे ज्यादा किसकी यहां पे होती है, तो सबसे कम प्रतिरोधकता इसमें किसकी होगी। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम को हम क्या पढ़ते हैं, कि एल्यूमिनियम क्या होता है, एक चालक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ते हो आप, सिल्वर, फिर क्या पढ़ते हो, कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है, अधिक होती है, तो एल्यूमिनियम क्या है, एक चालक है, तो इसकी चालकता अधिक होती है। ठीक है, जो पारा है, पारा ये भी क्या है, धातु है, इसकी चालकता भी अधिक होती है। कंस्टेंटन, तो ये भी क्या है, धातु है ना, मिश्र धातु है, तो इनकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। कार्बन जो है ये क्या है, चालक नहीं है, मतलब चालक नहीं है मतलब मेटल नहीं है, धातु नहीं है। कार्बन चालक है क्या, धातु है क्या, ये सब क्या है, धातुएं हैं, तो धातुओं की चालकता ज्यादा होती है। तो कार्बन जो है इसकी चालकता क्या होती है, धातुओं की तुलना में कम होती है। तो इनमें से हम देखेंगे ये सभी धातुएं हैं और ये धातु नहीं है, है ना, इसको मेटलॉइड बोलते हैं। ये धातु भी नहीं है और ये अर्धचालक भी नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड इसको बोलते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन की चालकता क्या होगी, इन सब में सबसे कम होगी, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, सबसे ज्यादा। कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, द डायमीटर ऑफ वायर इज रिड्यूस टू हाफ, तो लंबाई को स्थिर रखना है आपको, लंबाई को स्थिर रखना है, और डायमीटर को क्या कर देना है, उसका हाफ। ठीक है, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, तो मैंने बताया था कि नया रेजिस्टेंस क्या होता है, पुराना प्रतिरोध लंबाई में परिवर्तन बटा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यदि आप लंबाई को समान रखते हो तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसको 1 रख देंगे, ये पुराना प्रतिरोध हो गया। ठीक है, व्यास को क्या कर रहे हो आप, आधा कर रहे हो, तो व्यास को आधा कर रहे हो मतलब त्रिज्या भी आधी हो जाती है,
तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, कल बताया था। तो यदि त्रिज्या को आधा करोगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आएगा, तो अब नया प्रतिरोध क्या होगा, पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4 गुना यहां पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसको देखिए, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम है, यानी किसकी चालकता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर। सिल्वर के बाद में कौन आता है, ये तो सिंपल है ना। तो कॉपर की, तांबे की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखिए।